Okay, welcome back to Mix Masala with TG. I am Tenzin Gopal. I am sitting here with Jitin and Jitin ko namaste boliye. And we are currently here in Bisapi Studio in Baroda, and he is currently one of the artists in residence here in Bisapi Studio, and I think for quite some time he has been here. Uh, I'll be sharing a lot of his works as well, a small tour on the current body of works that he has been working on, and let's hear some small introduction from Jitin himself. And people who are listening here, just want to give you a small advice that this conversation will be switching from English to Hindi and sometimes from Hindi to English. However it may be, I hope you guys enjoy and let's get on to it. So Jitin, क्या आप अपना बारे में थोड़ा थोड़ा कुछ एक्चुअली मैं बिलोंग करता हूँ केरला से मेरा आर्ट जर्नी तो थोड़ा जितिन थोड़ा शर्माता है तो वो थोड़ा कम आवाज़ में बात कर रहा है इस वक्त, बट डोंट वरी क्योंकि वो धीरे धीरे उसका अंदर का जो आवाज़ है वो आएगा. थोड़ा जोर से बोलो यार. ठीक है. एक्चुअली मैं केरला से बिलोंग करता हूँ. मेरा आर्ट जर्नी थोड़ा पुराना है एक्चुअली. पापा वगैरह कमर्शियल आर्ट करते थे, होर्डिंग का काम, जब वे अपना हैंड ड्राइंग वगैरह सब ज़्यादा चलता था फ्लेक्स के पहले. तो ऐसे कमर्शियल आर्ट प्रैक्टिस बहुत साल से पापा करते थे, बड़े बड़े होर्डिंग्स वगैरह. फिर फ्लेक्स वगैरह आने के बाद उनका वो कमर्शियल साइड थोड़ा बंद हो गया. तो मेरा बचपन से वो चीज़ में रहा है कि चीज़ें ठीक है. तो उस हिसाब से मुझे भी कुछ क्रिएटिव एरिया में काम करना था, ऐसा था. तो आफ्टर माई ग्रेजुएशन ऑन स्कूल्स एंड एवरीथिंग आई जॉइंड इन फाइन आर्ट्स. उधर से मैं राजा रविवर्मा कॉलेज से मेरा बैचलर्स किया था. फिर उसके बाद उधर से बड़ौदा आना हुआ. फिर बड़ौदा में जस्ट सॉरी टू इंटरप्ट, पर लाइक जब तुम बता रहे थे कि हाउ योर फादर वाज आल्सो इनटू दिस होर्डिंग का ये काम, ऐसा तो मतलब एडवर्टाइजिंग का होर्डिंग वगैरह बनाने का ऐसा तुम बोल रहे हो? हाँ, मूवीज एंड एडवर्टाइजिंग. ओके. और साउथ में तो यार मूवी का कल्चर बहुत ही ये है, बहुत ही खतरनाक है. मतलब लाइक मुझे लगता है पॉलिटिशियन से ज़्यादा हीरो और हीरोइन जो वो है उनका बड़ा बड़ा वो सब बनाता है ना, मूर्ति जैसा. पहले कल्चर जैसा था उनको कि कोई भी मूवी रिलीज होगा ना, उसके पहले प्रमोशन जैसा. अभी के जैसे ऐसे वाइडली फ्लेक्स वगैरह तो था नहीं, मीडिया भी इतना पॉपुलर नहीं था. तो तब लोग क्या करते थे, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाते थे. उनके मतलब फैंस एसोसिएशन जो भी बताते हैं ना, उनका थ्रू बड़े बड़े होर्डिंग्स बनाते थे. फिर वो लोग इंस्टॉल करते थे पर्टिकुलर एरिया पे कि पब्लिसिटी के लिए मेन. तो ऐसे चीज़ों के लिए लोगों को हायर करता था, हुआ वेरी स्किलफुल. फिर उनसे काम करवाते थे. ऐसे छोटे स्केल का इमेज देते थे, उसको एनलार्ज करके बड़ा पोस्टर बनाते. सो हैव यू टेकन any part in this sort of activity also? हाँ, मेरा भी बचपन ऐसा ही था क्योंकि बड़े बड़े होर्डिंग का काम चलता था ना, तो पापा के साथ जाना होता था. मुझे भी वो स्कैफोल्डिंग वगैरह सब में जाके बिठाते थे. तो हमें तो कुछ आइडिया नहीं आता उधर बैठ के, क्योंकि एक 4 इंच का ब्रश से एक हेयर जाता है, मतलब 60-70 फीट का एक पोर्ट्रेट होगा. तो इतना बड़ा स्ट्रोक एंड पैचेस होता है. तो हमें तो उधर बैठ के बस पेंट का कलर दिखेगा थोड़ा एरिया का, ये साइड इतना डिस्टेंस होता है ना, 4 फीट का डिस्टेंस होगा. तो वो लोग भी ऐसे अंदाजे में करते थे काम. फिर नीचे उतरते थे, देखते थे, इतना बड़ा स्केल काम. तो कुछ समझ में नहीं आता था. तो फिर वैसे देखते देखते एक वो डेवलप होता है ना वो चाइल्डहुड में. तो अच्छा था वो एक्सपीरियंस बेस. वही तो जब तुमने ऐसा डिसाइड किया, कहीं ना तो कहीं से तुमने डिसाइड किया होगा ना कि मुझे लाइक फाइन आर्ट्स में जाना है. सो हाउ डिड यू एक्चुअली गेट इंट्रोड्यूस टू कि हाँ ऐसा कुछ जगह है जहाँ पे जाके तुम ऐसे सब कर सकते हो? वाज दैट फ्रॉम योर फादर साइड और वाज इट आल्सो लाइक फ्रॉम द पीपल जो आजू बाजू रहते थे? कैसे थे ये? वैसे मेरा पापा ना एक स्कूल ड्रॉप आउट था एक्चुअली. उनको आर्मी में ज्वाइन करना था. तो स्कूल में सिलेक्शन वगैरह हुआ पहले. तो इन 8 पुराना 8 क्लास, मतलब थोड़ा बड़े बड़े लोग पढ़ते थे ना वो टाइम पे. तो सिलेक्शन में उनको सिलेक्शन नहीं मिला था. तो वो बहुत ऐसे हुआ था दिल पे उनको. तो वो छोड़ दिया था सब पढ़ाई फिर काम वाम में पैसा कमाने का वो सब सोच में आए थे. फिर वो सेल्फ टॉट आर्टिस्ट बने, काम वाम करना चालू किया था.
तो उनको पहले से ही आर्टिस्ट होने के बाद भी थोड़ा फेम वेम आया, पैसा है, उसके बाद भी उनको थोड़ा ऐसा था कि आ, पढ़े नहीं है कि बड़े बड़े लोगों के सामने जाना, मतलब कोई एक्वायर नहीं किया, मतलब नॉलेज वो सब की पढ़ा नहीं है, ये बैठा था उनका दिमाग में। तो हमेशा इनके पास ये बड़े बड़े काम करते थे, तो फाइन आर्ट्स के लोग आते थे उनके पास सीखने के लिए, कलर स्कीम, कॉम्बिनेशन ये और स्केल का काम, ये सब सीखने के लिए लोग आते थे। तो उनको ऑलवेज ये डिग्री वाले, फाइन आर्ट्स वाले या डिप्लोमा वाले लोगों का ध्यान था। तो उनको भी था कि हाँ कभी मेरा बेटा भी कुछ करेगा तो थोड़ा सर्टिफिकेट कोर्स कोई भी पढ़ेंगे। तो पापा गाइड किया था उस तरीके में कि वो टाइम पे कि हाँ ऐसा फाइन आर्ट्स का कोर्स भी होता है, उसमें पढ़ सकता है। पर उनको कभी ऐसे ऐसे इनॉर्मस स्किल वाले कोई लोग मिले नहीं। तो वो बोलते हैं फाइन आर्ट वाले भी इतना अच्छे कैपेबिलिटी वाले हैं नहीं, तो कमर्शियल चीज़ों में अगर देख रहा है ना, जितना फ़ायदा देख रहा है, रियलिस्टिक पेंटिंग करना है तो ऑब्वियसली रवि वर्मा जैसे प्रैक्टिस तो करने वाले बहुत कम है फाइन आर्ट्स में। तो वो उस तरीके से वो टाइम पे गाइड करता था, जितना उनका नॉलेज है वो शेयर करता था। तो मुझे भी फाइन आर्ट्स का एक था। तो फिर स्कूल के बाद फिर कोर्स को क्या ज्वाइन करना है, मुझे भी थोड़ा बहुत मेडिसिन का सोचता, मैं पढ़ता भी था थोड़ा अच्छा। तो फिर वो टाइम पे फिर एंट्रेंस देने का वो सब था, अगर डॉक्टर बनने का। ओह माँ, क्रेजी। मतलब मेरा 96% वगैरह सब आया था, तो एंट्रेंस देने का सब सोच था। तो ऐसे सब चल रहा था वो टाइम पे। फिर घर का फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं गया, ये वो, दीदी का भी एजुकेशन लोन लिया था, मेरा भी लेना पड़ेगा, ऐसा सब हुआ। तो मैं खुद डिसीजन लिया था कि मैं थोड़ा बाहर जाऊँगा, कि खुद एक्सप्लोर करूँगा चीज़ें, फाइनल में ज्वाइन करूँगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ऐसा सोच के, क्योंकि इतना इन्वेस्टमेंट या फीस कुछ चाहिए नहीं था। तो केरला में एंट्रेंस दिया था, उसमें सबसे लास्ट मिला था सीट पर, अच्छा मिला। फिर उसके बाद मुझे पास आउट हुआ जब रैंक मिला था, केरला यूनिवर्सिटी का रैंक मिला था, तो वैसा हुआ फाइन आर्ट्स का एंट्री। नहीं, मुझे क्योंकि काफ़ी बार ना मैंने जितने अभी आर्टिस्ट लोगों से, काफ़ी सारे आर्टिस्ट तो तुम जानते भी हो जिनको मैंने पॉडकास्ट में बुलाया, इनवाइट किया और बातें हुआ, तो उसमें एक फैसिनेटिंग पॉइंट मुझे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट लगता है वो है यही चीज़, जब कोई स्टूडेंट मतलब अभी जर्नी कैसे फाइन आर्ट्स में जा रहा है, बट देन ऑल्सो लॉट ऑफ द टाइम्स कोई ना तो कोई इंस्पिरेशन होता है ना जो तुझे सपोर्ट कर रहा है, डिस्पाइट ऑफ कंडीशन जो भी हो, एक बूस्ट भी पुश करने वाला कोई इंसान जो होता है ना, मुझे लगता है उसका बहुत ही इम्पोर्टेंस है अपने लाइफ में। काफ़ी सारे आर्टिस्ट हैं जिनका टोटली फाइन आर्ट से रिलेटेड भी नहीं है, कोई इंडिविजुअल, कोई प्रोफेसर कोई और कॉलेज में पढ़ा रहा है, बट देन क्योंकि फैमिली फ्रेंड है तो उन्होंने रेकमेंड कर दिया उनका पेरेंट्स को कि यार बच्चा इतना अच्छा से ड्राइंग और ये सब मतलब आर्ट्स के अंदर बहुत अच्छा है, तो अब इसमें उसको अपॉर्चुनिटी दे दो, ऐसे करके भी काफ़ी सारे कहानी सुना है। सो आई थिंक इन दैट सेंस लाइक दैट इज़ ज़रूरी है। अभी भी यार तुझे तो पता है अपना MSU के उधर भी पेरेंट्स कभी कभी आके पूछते भी है यार भाई ये करके कैसे कमाएगा बच्चा, सही बात है ना, लाइक वो डाउट तो रहता ही है ना। So how was your reaction? How was your parents' reaction when finally you got through fine arts and then you plan to come to Baroda? तो पापा और पेरेंट्स का कैसे था रिस्पॉन्स? मेरा वैसे माँ इतना इन्वॉल्व नहीं होती ये सब चीज़ों में, क्योंकि माँ भी एक स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट का लाइफ देखा हुआ है, क्योंकि पापा इतना सक्सेसफुल रहा भी नहीं है। तो एक टाइम के बाद अच्छा चल रहा था उनका, वो करते थे बड़े बड़े काम सब वगैरह। फिर फ्लेक्स आया, फिर आर्टिस्ट लोगों का, कमर्शियल आर्टिस्ट लोगों का फिर प्रॉब्लम हुआ था, काम वाम मिलना बंद हो गया था ये सब में। और बहुत लोग ऐसे अपडेट हुए, फिर टेक्निकली फ्लेक्स प्रिंटिंग उसमें सब अपग्रेड हुए थे बहुत। तो पापा वैसे चुना नहीं कुछ, पापा फिर अपना छोटा छोटा काम करते रहा, फिर धीरे धीरे उसका डिक्लाइन जाता रहा। फिर इस सैड स्टोरी बना लास्ट में कि उनका इतना अच्छा करियर तो बना नहीं उसके आगे। तो माँ को अनस्टेबिलिटी के बारे में पता है, माँ भी एक हम्बल फैमिली से है, तो उनका उसमें ज़्यादा लेना देना नहीं था। पर पापा जब मैं फाइन आर्ट्स चुन रहा था, उनको भी था कि बेटा मेरे जैसा ना बने, कुछ अच्छा बने, पर अगर ज़्यादा क्रेविंग है आर्ट के लिए तो फिर उस हिसाब से करो, ऐसा था। तो मैं बोला जब हाँ मैं फाइनली डिसाइड कर रहा हूँ फाइन आर्ट्स में जाने के लिए, तो बोला ये इसका प्रॉब्लम है, मतलब अनसर्टेनिटी है वो चीज़ में कि जितना
जितना हम इनपुट डाल रहे हैं वो चीज़ ही उसमें से तुझे मिलेगा। तू सेफ साइड सोच रहा है तो फिर वो भी ऐसे तुझे ऐसे लेके जाता रहेगा। तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो जहाँ पैर रख रहा है वो सोच के रखना, वो सब था। और वो थोड़ा गेट भी किया था कि इतना छोटा मतलब 8th क्लास तक पढ़ा हुआ मैं, इतना सब किया, अचीव किया, पैसा कमाया, काम किया एक टाइम तक। तो थोड़ा डिग्री विग्री लेके तू प्रॉपर पढ़ के तू कर रहा है था, मतलब तू उससे बहुत आगे निकल सकता है, कर सकता है ऐसे। उतना तो वो पुश मिला मुझे वो टाइम पे। Nice, nice. So now we got to know a little bit about his history, about where Jitin is coming from and what he has experienced so far. And let's move into his process, his ideas and his work of arts. And so Jitin is my colleague. Class We were in the same batch, and I've seen his work from 2000 कितना है रे? 17 मैं तो भूल ही गया 2017 से 2019. So luckily right before the COVID happened, the pandemic happened. So we were in the same batch and also in the same department. And I have seen his work grow, change, and finally in his studio now we are surrounded by a lot of terracotta works. So अब बताइए ना कि आपका काम कैसा, तुझे कैसे लगता है कि लाइक इट हैज इंस्पायर्ड यू, या ग्रो जब कर रहा है तो कैसे अपने आप को तुम डिसाइड करते हो कि नहीं मुझे इसी चीज़ में ही काम करना है या वैसे चीज़ में काम करना है, वो कैसे आता है तुम्हारा? वो वैसे तुझे पता है मैं बैचलर्स में मतलब बैचलर्स ख़त्म करे मास्टर्स में आया था। मटेरियल कन्फ्यूजन तो था ही सबके जैसा कि मटेरियल कैसे चूज़ करना है। स्कल्पटर मतलब पहला क्वेश्चन तो कौन से मीडियम में काम करते हो सैन, तो वो चीज़ को मैं तब से टैकल कर रहा था कि बैचलर्स में मैं शफल कर रहा था मीडियम, सब मीडियम प्रैक्टिस कर रहा था जितना स्किलफुली काम कर सकता है। बेसिकली बैचलर्स में वही रहा कि मास्टर करो मटेरियल को कि जैसे भी हैंडल कर सके। What about your bachelor time when you were in Kerala? केरला में एक्चुअली मैं वो टाइम पे ज़्यादातर क्ले यूज़ करता था शुरुआत में। फिर हमारा इलेक्ट्रिक बैच रहता था तो वुड पे काम करना होता था। मेरा इलेक्ट्रिक वुड था, नहीं तो मेटल चूज़ कर सकता है, मेटल एम्बोसिंग। तो मैं वुड चूज़ किया था। वुड पे भी थोड़ा बहुत काम हुआ। तो वो क्ले और वुड और स्टोन सब अलग अलग प्रोसेस है ना, एडिशन वाला प्रोसेस और सब्सट्रैक्शन वाला। तो वो चीज़ में थोड़ा ऐसे था कि कैसे टैकल करना है वो सब चीज़ों को। तो थोड़ा धीरे धीरे फिर लगा ऐसा ज़रूरी भी नहीं है सेपरेट रखो दोनों को कि दोनों यूज़ कर सकता है। इवन मैं क्ले में भी अभी रिसेंटली वैसे ही यूज़ कर रहा हूँ कि ऐड करने वाला प्रोसेस नहीं रखा है। कभी कभी कार्व भी करता हूँ, तो वो प्रोसेस कभी कभी एक प्लेजर देता है। तो इन दी एंड वही चाहिए ना कि काम करके थोड़ा अपने को मिलना भी चाहिए। Yes. तो वो टाइम से मैं ऐसे सोच रहा था। फिर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ऐसे काम करता रहा। फिर मुझे अच्छे अच्छे गेस्ट फैकल्टीज मिले थोड़े, तो वो लोग थोड़ा इंटरेक्ट किया काम को देख के। फिर थोड़े आर्टिस्ट लोग के बारे में गाइड किया, तो उस हिसाब से मेरा काम के रिलेटेड जो भी उनको लगा वो सब गाइड किया था। फिर मैं तब ये एंटनी गोमले का वगैरह काम को देखा था ज़्यादा। कौन सा आर्टिस्ट? एंटनी गोमले। ओके, एंटनी गोमले। हाँ, गोमले का काम देखा था क्योंकि वो अपना लाइफ से रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें थे और बॉडी और फिगरेशन का ज़्यादा डोमिनेंस था काम में। Alright. तो गोमले कैसे वो चीज़ को सिर्फ बॉडी के साथ कनेक्ट कर रहा था, वो सब चीज़ें थोड़ा So body means तुम जो फिजिकल फॉर्म है उसके साथ बात कर रहे हो? हाँ, या मतलब फॉर्म वाइज पहले क्या होता है अपना कंसेप्ट इवोल्व होने का टाइम लगता है ना Yes. बैचलर्स में। हाँ. थोड़ा कि किस चीज़ को होल्ड करना है या कहाँ ज़्यादा ओपन अप करना है वो सब देखना पड़ता है ना। तो फिगरेशन मेनली था ही, तो उस हिसाब से फिर उसको आगे कैसे बढ़ाया वो चीज़ को सोचना था। तो जैसे गोमले करता था वैसे उनका क्वांटम क्लाउड सीरीज वगैरह सब है ना, तो उनका खुद का बॉडी का मोल्ड था वो उसको एक्सप्लोर कर रहा था अलग तरीके में। तो कंटिन्यू लाइक यू वर टॉकिंग अबाउट द एंथनी गोमले का। तो उनका एंजल ऑफ द नॉर्थ था, तो वो उनका बॉडी स्केल के हिसाब से वो चीज़ को कैसे एक्सपेंड किया। फिर व्हाट वाज द वर्क्स नेम? एंजल ऑफ द नॉर्थ। एंजल्स ऑफ द नॉर्थ। एंजल ऑफ द नॉर्थ एक बड़ा माउंटेन के ऊपर एक ऐसे स्ट्रक्चर फिगर हार फैला के रखा, बड़ा स्केल का था थोड़ा। तो वो देखना, तो वो सब चीज़ों को जानना था कि फिगरेशन को किस तरह से आगे लेके जा सकता है ना वो सब चीज़ें। तो धीरे धीरे मैं उस पर ऐसे ध्यान दिया कि मेरा एरिया कौन सा है, क्या करना है। तो
मिला था। फिर उनका फील्ड भी मुझे बहुत पसंद था क्योंकि वो टाइम में मैं टेराकोटा में काम कर रहा था। मैं फिर बाद में वो तुमने देखा हो कुछ मिनिएचर फिगर वाला सीरीज से किया था, तो उसमें भी कहीं कहीं पे क्वेस्ट वही था कि सब इतना प्रोडक्शन करके नहीं तो एक वाइड चीज़ को बना के क्या खुशी मिल रहा है वो सब मुझे जानना था। तो थर्ड ईयर में मैं एक इंस्टॉलेशन बनाया था, तो उसमें भी अच्छा अप्रिसिएशन मिला था मुझे। मैं तो पर पॉलिटिकली काम को डील कर रहा था वो टाइम पे, फिगरेशन था ही पर कहीं ना कहीं केरला का कॉलेज में पता है चीज़ें पॉलिटिकली एक्टिव और चार्ज रहता है थोड़ा, तो वो सब चीज़ों में मैं भी था, मतलब गवर्नमेंट का पॉलिसीज़ के खिलाफ नहीं तो तो तुम ये बोलोगे कि वो इन्वायरमेंट के वजह से तुम्हारा जो ये है क्या बोलता है इन्फ्लुएंस है वो तुझ में आ रहा था ऑटोमेटिकली वो कोई भी कॉलेज में आ जाता है। हो ही यस जाता है, मतलब वो एनवायरनमेंट उनका कैसा है। इवन अपना ट्रिवांड्रम कॉलेज लेगा ना तो दे हैव अ स्टाइल ऑफ मेकिंग पोर्ट्रेट्स, तो उनका ट्रीटमेंट वगैरह वो सब क्लेव का जो हैंडलिंग है ना वो कई कॉलेज में दूसरा नहीं दिखता है। हाँ, मैं जब त्रिवेंद्रम गया था ना, लाइक आई थिंक आई वाज देयर व्हेन आई वाज इन लाइक आल्सो थर्ड फोर्थ ईयर, ऐसा मैं ऐसे ट्रिप मारने के लिए गया था। एंड व्हेन आई विजिटेड त्रिवेंद्रम, तो त्रिवेंद्रम कॉलेज के पीछे जो हॉस्टल है ना, पास हॉस्टल, उधर रह रहा था मैं एक हफ्ता के लिए। सो एट दैट टाइम वो जो एप्लीकेशन जिस तरह से है ना क्ले का, तो जब तुम when you joined us in masters, it was like वो है क्योंकि वो एक पुराना टाइम से उधर का फैकल्टीज वगैरह नहीं तो फिर ये बंगाल का रियलिस्ट टीम वगैरह सब है ना, वो टाइम से लेके उधर से जितने लोग उनके अंडर पढ़ के आए हैं वो लोग का फिर एक स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन का मेथड था, वो फिर फॉलो कर रहा है, वो लोग पब्लिकली काम डिस्प्ले कर रहा है, तो वो अचीव करने के लिए बहुत लोग ट्राई किए। फिर धीरे धीरे वो पूरा बैच में आ गया, फिर वैसे वैसे करते वो लैंग्वेज अभी है ही स्ट्रॉन्ग, इवन चारकोल ड्राइंग में भी वो दिखेगा। तो वो पर्टिकुलर एरिया में है, जैसे इधर बड़ौदा में थोड़ा बहुत ऐसे जितना एक्सपेरिमेंटल चीज़ें बैचलर्स में लोग करता है ना, वो कभी अपना केरला में तो सोचेगा ही नहीं कोई वो वोट फेस में। जितना इधर एक्सपोजर इनको मिल रहा है, इधर के बच्चे पहले से ही चीज़ें वैसे यूज़ करना सीख लेते हैं कि ये पर्पसफुली भी रख सकता है, कि ये अपन बना भी सकता है वो चीज़ को, रेडीमेड यूज़ भी। तो वैसे सोचना हमारे साइड पे थोड़ा I got it. And there also I suppose foundation का वो बहुत ही मायना भी रखता है, like importance रखता है ना, like even in Shanti Niketan a lot of the universities they still give एक साल foundation course तो होता ही है जो सीखना ही पड़ेगा। मतलब तुम ड्राइंग करने नहीं आ रहा है, तुम और आगे करना चाहते हो पर लाइक ड्राइंग के बारे में बात कर रहे हो तो कहीं ना तो कोई कॉन्ट्रडिक्ट हो ही जाता है ना, जो ड्राइंग बेस काम कर रहा है और जो इंसान ड्राइंग के बारे में बात कर रहा है पर ड्राइंग नहीं कर रहा है। तो आई थिंक लाइक देयर अगेन वो सब्जेक्टिविटी के ऊपर ही है, मैं वैसे रखूँगा। बट yeah, let's dive more into your application of with material like the clay, because that's something I see everywhere. मुझे याद है मास्टर्स में तुमने काफ़ी सारे मेटल के साथ काम भी किया। मैं वही बात कर रहा था कि वो सीरीज़ वगैरह किया था फिर थर्ड ईयर में थोड़ा बहुत, फिर उसके बाद मुझे ऐसे यूनिक मटेरियल कुछ चाहिए था क्योंकि सब जगह मैं आजू बाजू में देख रहा था, सब कॉलेज में प्रैक्टिस तो मेनली टेराकोटा नहीं तो थोड़ा दी मटेरियल कन्वेंशनल मटेरियल में ज़्यादा प्रैक्टिस चल रहा था, वुड रिलेटेड ऐसे सब। तो वो एरिया के हिसाब से वो ठीक था, पर वो इतना स्क्रैप का काम वगैरह वो टाइम पे उधर चल नहीं रहा था कहीं पे, तो मुझे वो थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा। कर रहा था कुछ लोग छोटे स्केल में वगैरह, तो जैसे इधर बड़ौदा में होता था तो इधर वाइड स्केल में बहुत बड़े बड़े काम होते थे। मुझे इतना एक्सपोजर नहीं था ना वो टाइम पे, तो मैं वो साइड पे फिर मुझे ऐसा अच्छा लगा कि वेल्डिंग मशीन डिपार्टमेंट का यूज़ कर रहा था मैं, मटेरियल्स भी मिलते थे थोड़ा बहुत, तो थोड़ा बहुत सोचा है कि जो करना है ना वाइडर स्केल में तो वो थोड़ा स्क्रैप में कर लेते हैं। फिर मैं मटेरियल कलेक्ट करना चालू किया, स्क्रैप को एक्सप्लोर कर रहा था, तो वो थर्ड ईयर ऐसे निकल गए। तो फिर फोर्थ ईयर में भी थोड़ा बहुत काम हुआ, तो खुद का टेराकोटा का थोड़ा एक्सपेंड करने का सोचा था, बट्टी बनाया, काम बनाया ऐसे। वो एक साल उसके लिए वो प्रोसेस के लिए बहुत काफ़ी नहीं था। तो फिर तो कोची बिनाले भी तो चालू था। हाँ चालू था, मैं भी पार्ट था ना स्टूडेंट बिनाले का पार्ट था। ओके। तो हमारा ग्रुप प्रोजेक्ट चला था, थोड़ा कोलैश टाइप का वो सब था, तो वो चला, वो अच्छा चला। तो तब बैंगलोर का एक था अपना क्यूरेटर स्टूडेंट बिनाले का, उनका नाम था विवेक चुकलिंगम।
तो उनका गाइडेंस में थोड़ा वो चीज़ें ऐसे किए थे, तो उनका थोड़ा सॉफ्ट आइडियोलॉजी था, जैसे अपना जैसे जैसे काम जैसे स्ट्रक्चरल चीज़ का नहीं था, कंसेप्चुअली थोड़ा आगे लेके जाना था उनको चीज़ें, तो वो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा, कोलाज जैसा कुछ काम में ख़त्म किया था वो। तो फिर हाँ क्या बोल रहे थे, हाँ उसके बाद फिर वो टाइम ख़त्म हो गया बैचलर्स का, फिर थोड़ा अच्छा गेस्ट फैकल्टी से मैं पहले बोला ना, थे वो लोग गाइड किए, वो लोग बड़ौदा से थे, कुछ लोग हैदराबाद से, तो किए थे, तो वो लोग लैंग्वेज देख के थोड़ा मुझे सजेस्ट कर रहा था, बड़ौदा तेरे लिए थोड़ा अच्छा रहेगा, स्क्रैप वगैरह कर रहा था ना वैसे, तो तेरे लैंग्वेज के लिए अच्छा है करके फिर एप्लीकेशन वगैरह तो कर रहा था। तुझे कैसे, तुझे क्या लग रहा था कि तुम्हारा लैंग्वेज लाइक व्हेन यू आर सेइंग कि जो फैकल्टी मेंबर्स आए हुए थे उस वक्त जो आपको सजेस्ट कर रहा था कि यू शुड मे बी go to Baroda because of the language. So now what sort of language are you talking about, like कि किस तरह से तुझे लग रहा है कि मेनली वो लोग सजेस्ट इसीलिए किया है क्योंकि वो मटेरियल सिलेक्शन की वजह से, क्योंकि इधर जितना स्क्रैप का प्रोडक्शन चलता है वो सब चीज़ें हो तो आगे एक्सप्लोर करना है, तो उस हिसाब से। और जो फेस में काम कर रहा था ना वो थोड़ा एक अपना कल्चरल एरिया पे रह के धीरे से प्रोजेक्ट बेस में काम करने जैसा था ही नहीं, थोड़ा प्रोडक्शन टाइप, नहीं तो थोड़ा ऐसे वो काम का स्पीड वो सब रख के वो बोला था। हाँ थोड़ा बहुत ऐसे बड़ौदा में जैसे होता है ना काम, वो पेस के हिसाब से मैच होता है, तो तुझे ऐसे कहीं स्टक होने का ज़रूरत नहीं है, थोड़ा इजीली आगे बढ़ सकता है। हम इधर आके अपना कुछ लैंग्वेज ले रहे हैं तो मटेरियल अवेलेबिलिटी है, स्पीड भी है, तो फिर उस हिसाब से आगे बढ़ सकता है। तो उन्होंने वैसे गाइड किया था, तो ट्राई करना है मुझे। एक या दो कितना शांति निकेतन का भी मिला था, इधर का भी मिला था, दोनों एक दिन छोड़ के अगले दिन का ही था एंट्रेंस। तो तू इधर एंट्रेंस देके फिर शांति निकेतन का पहला हुआ था, फिर ये लोग मुझे थोड़ा बहुत हेल्प किए थे, फ्लाइट टिकट वगैरह करके दिए थे। लकी हूँ मैं। अच्छा हुआ था वो दिन। तो फिर उधर सेरामिक्स का हुआ था एक्चुअली, तब तो सेरामिक्स का प्रॉपर काम तो था नहीं मेरे पास, तो टेराकोटा का काम था, तो फिर सेरामिक्स का उधर कुछ हुआ नहीं, फिर इधर बड़ौदा आया, एंट्रेंस दिया, इधर एडमिशन हो गया था, ऐसा था। तो फिर इधर आके शुरुआत में मैं 6 महीने तक जो 4th ईयर में टेराकोटा का प्रैक्टिस चल रहा था, वो एक्सटेंड करने के लिए छोटे छोटे फिगर्स वगैरह किए थे। तो उसमें कुछ कुछ भी सीधर है, जैसे वो फिगर के साथ वो चिमनी वगैरह टच किया था, वो सब चीज़ें छोटे छोटे, वो छोटे स्केल में इसीलिए कर रहा था कि देखना था मुझे कि आगे बढ़ाना है कि नहीं। तो 2-3 महीना यही चलता रहा, फिर उसके बाद मैं वापस स्क्रैप में आया, मुझे मटेरियल सोर्स करने का जगह मिला, वो सब। फिर तुझे देख तुम मास्टर्स फिर अब एमएससी को आ गया। अब एक माहौल भी बन जाता है ना, तो वो भी तो या नहीं तो चैलेंज करेगा तुझे, या नहीं तो इंस्पायर करेगा, है ना। कोई नया जगह जाता है तो पसंद आ सकता है या ना पसंद भी आ सकता है। सो ड्यूरिंग दैट टाइम तुम टेराकोटा काम भी कर रहे हो, लाइक, एंड at that time we had some batchmates also. I also was working with Terracotta a little bit, the other members. तो तुझे what was your view on कि the college, like the people who were working there, like the artists, like, तो तेरा क्या उसमें ये था ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन? लाइक हाँ मटेरियल के साथ देखें तो फिर क्ले में जैसा है ना, हमारे वो साइड पे जैसे क्ले को ट्रीट करता है वैसे इधर ट्रीट नहीं होता था, थोड़ा वो सिमिलरिटी कहीं ना कहीं तेरे काम में मुझे दिखा है कि वैसे वो पैची वो चीज़ें अपीयरेंस वगैरह, इवन तेरा वो लेपोर्ड का काम था उसमें भी तू किया था, पर पोर्ट्रेट्स में भी वो सब था ना। तो वैसे बहुत लोग, तू भी बाहर से था पर एक्चुअली, पर तू बड़ौदा में पढ़ा है वो ठीक है, पर ऐसे जैसे बड़ौदा में लोग काम करते हैं ना, थोड़ा फिनिश पॉलिश क्ले को जैसे ट्रीट करता है ना, वो थोड़ा अलग मेथड है उनका, तो वो चीज़ था। फिर अलग बेसिकली काम के अलावा, मतलब काम के अलावा देखे ना तो थोड़ा ये कल्चरल शॉक जो बताऊँ ना, तो थोड़ा लगा था कि सब लोग आर्ट को एक्सेप्ट कर रहे थे इधर, जैसे हमारे उधर नहीं होता था, जो बहुत पर्सनल होता था, हम करते हमारे लिए होते थे, एक्सेप्ट करने के लिए नहीं। ये नहीं तो आर्ट से रिलेटेड लोग होते थे, वो लोग क्रिटिकली देखते थे काम को। तो इधर बड़ौदा में वो क्रिटिकल व्यू पॉइंट थोड़ा कम है वैसे, देख के वो सब बताने का, नहीं तो वो चीज़ें पर एक्सेप्ट करते थे, मतलब कॉमन पब्लिक भी वो समझते थे, फाइन आर्ट वाले, नहीं तो आर्टिस्ट क्या करते थे कि वो बनाते थे, उसमें कुछ मीनिंग होता है इतना तो पता होता था, लोग डीपली उसमें ऐसे आना चाहते थे। तो तुझे लगता है कि जब पब्लिक को भी, जैसे बड़ौदा में यू नो लाइक इवन द ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स दे विल आल्सो नो कि अरे फाइन आर्ट्स का वो ओके ठीक है, कभी कभी हम बोलते हैं ना यार भैया थोड़ा
उधर तक जाना है वही 10-20 रुपए कम कर दो यार, स्टूडेंट है ऐसे करके, तो वही। वो लोग समझते भी थे ना लाइक ऐसे. सो आई थिंक ओवरऑल लाइक द एटमोसफियर दैट वाज अराउंड यू एट दैट टाइम, तो वो शायद आपको इंस्पायर किया है ऐसे मेरे को फील आ रहा है. Am I right? हाँ सही है वो, क्योंकि वही चीज़ अपने को अभी तक बड़ौदा में रुका के रखा है ना. क्योंकि वो एक चीज़ होता है कि अपन प्रैक्टिस कर रहा है, चीज़ कर रहा है, वो बाजू वाले को भी पता चले थोड़ा बहुत कि हाँ ये एरिया पे वो काम कर रहा है, वो सब चीज़ें. तो अप्रिसिएशन भी ज़रूरी है. इधर इतना गैलरीज वगैरह ऑपरेट नहीं करता, पर एक कम्युनिटी स्पेस भी होगा तो काम कर रहा है, आजू बाजू वालों को भी पता है कि आर्टिस्ट है, काम कर रहा है. वो बेसिकली वो चीज़ चाहिए भी. हम हमारे उधर हमें एक्सप्लेनेशन देते देते दिन निकल जाते हैं. ठीक है आर्टिस्ट है, मतलब लिविंग के लिए क्या करता है, मतलब अर्निंग क्या है तेरा, वो सब बताने में दिन निकल जाता है. वो एक चीज़ है, पर बड़ौदा में वो चीज़ के लिए अच्छा है बहुत, इसीलिए इतना आर्टिस्ट लोग भी इधर रुक के काम भी कर रहे हैं. हैंडी भी है थोड़ा, मतलब इधर इधर से शो करने के लिए मुंबई जाना है, दिल्ली जाना है. So can I ask one small हाँ, question? हाँ. So when I see your work now, it does not go towards ceramic. It's like more you are exploring more with terracotta itself. So ये कुछ like is that your तुम एक्सप्लोर करने के लिए कर रहे हो, या तुमने सोचा है कि नहीं इस मटेरियल में जिस तरह से एक्सप्रेशंस हो रहा है वो ज़्यादा कंफर्टेबल या इट्स मोर रिलेटेबल, क्या है ऐसा? वैसे 3D काम है ना ज़्यादा, मैं क्या बताऊँ, वो सरफेशियल चीज़ को ढूंढता नहीं हूँ ज़्यादा कि मुझे ये कलर चाहिए, कि ये पॉलिश होना चाहिए, मैट होना चाहिए. ऐसे है नहीं, जैसे पेंटर लोग बताते हैं ये लेयर होता तो अच्छा होता, ये होता तो अच्छा होता, ऐसा नहीं है. ये 3 डायमेंशनल चीज़ को एज उसका एक्सिस्टेंस है एक स्पेस में, तो वो डोमिनेंटली वो चीज़ लेता है. तो ज़्यादातर मैं क्या सोचता हूँ कि वो चीज़ अपना स्पेस ले लें और वो फॉर्म एसेटिस है ना, वो बात करें. वो मैं भी इसीलिए काम में ज़्यादा ऐसे वॉइड स्पेस को रख रहा हूँ, क्योंकि वो नेगेटिव जितना है, मतलब पॉजिटिव जितना है उतना नेगेटिव भी वो चीज़ में बात करें. तो उस हिसाब से मैं सोचता हूँ. तो लाइक yeah, so I'm just going to show you, like this is Jitin's, it's in work in progress work, right? You see this piece here, which is now the one that he's talking about, and this is I think piece इसका कुछ ये कुछ अलग सीरीज का है, अलग सीरीज का है, ये तीनों एक साथ है ऐसा. तो मतलब कि terracotta normally like what I have seen is like you इवन तो तुम मतलब सेरामिक जैसा ग्लेजिंग और स्टेनिंग ये सब नहीं कर रहे हो, बट एट द सेम टाइम यू आल्सो डू अ लॉट ऑफ टेक्सचर, और वो क्या बोलते हैं उसको बेक करते हुए वो काला कलर का वो ऐश के साथ स्मोक का, सो यू आर मोर इनटू दैट सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट विद ये. और फिर तुम्हारा जो अब मेरे को मटेरियल तो समझ आ गया, मेथोडोलॉजी भी कहीं ना तो कहीं समझ आएगा, क्योंकि बिकॉज यू आर वर्किंग विद पर्टिकुलर मीडियम, राइट? नाउ लेट्स टॉक अबाउट द विजुअल्स दैट आर प्रेजेंट इन योर वर्क. तो एक छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन दे सकते हो तो लाइक हाउ योर विजुअल लैंग्वेज, मतलब मटेरियल तो है बट आई एम फोकसिंग मोर ऑन द सब्जेक्ट. अब जो सब्जेक्ट जो है ना, मैंने देखा है कि मास्टर्स के वक्त तुम फिगरेशंस काफ़ी करते थे, राइट? बट देन मास्टर फाइनल ईयर में काफ़ी सारे आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स भी आए हैं. सो हाउ आर यू कनेक्टिंग दिस टू फॉर्म्स, लाइक द ह्यूमन फिगर एंड द आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स फॉर्म्स, इन दोनों को कैसे साथ लेके आ रहे हो और क्यों लेके आ रहे हो, उसका कुछ आपका क्या बोलने का है? क्योंकि शुरुआत में ना मैं ज़्यादातर इमोशंस के ऊपर काम करता था, क्योंकि पर्सनल चीज़ों को थोड़ा सेटल करके काम में लाने का कोशिश करता था, इसलिए मैं फिगरेशन ज़्यादा यूज़ करता था. तो वो इनफ नहीं लगा कि फीलिंग्स दिखाना, थोड़ा स्कल्पचर में दिखाना थोड़ी अलग बात होती है. तो इसीलिए मैं टेक्सचर्स वगैरह ज़्यादा यूज़ कर रहा था कि वो इमोशन को वो चीज़ इवोक करें थोड़ा बहुत, मतलब वो चीज़ को ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहा था. फिर उसमें सेटिस्फैक्शन थोड़ा कम लगा, तो फिर मैं ऑब्जेक्ट्स को लाना चालू किया था. तो फिर ऑब्जेक्ट कंबाइन करना लगा फिगर के साथ वगैरह.
तो फिर कहीं कहीं ऐसे डिमांडिंग नहीं लगता था कि कोई पर्टिकुलर काम का टाइटल वगैरह आपके पास होगा कि लाइक दिस वर्क लाइक टॉक्स अबाउट समथिंग लाइक दिस, मे बी यू वुड लाइक टू शो सम ऑफ योर वन स्मॉल पीस एग्जांपल? एग्जाम्पल मैं इधर मास्टर्स का पहला काम जो था ना वो दिखाऊं? हाँ हाँ, यस गाइस, दिस इज द AKA फंक ब्लू स्टाइल का पॉडकास्ट, इसमें ऐसे चलते रहेगा। सो तो ये पर्टिकुलर वर्क तुम लोग को दिख रहा होगा एक्चुअली। हाँ, इसमें ये शुरुआत का मेरा, मैं जब बोला ना ऑब्जेक्ट्स को कंबाइन करता था फिगर के साथ, यस, ये सब ये दिख रहा होगा बराबर। इसमें एक्चुअली एक फिगर है, उसके ऊपर मटका डाला हुआ है, उसे पे वो आइडेंटिटी रिवील करना नहीं चाहता है, और उसका एक चिमनी के साथ अटैच किया हुआ है और एक रॉकेट है, और इसमें पैर में वो क्या बोलते हैं, एलिफेंटियासिस, वो एलिफेंटियासिस जो डिजीज होता है। हाँ वो है। तो ये कहीं ना कहीं फिनेंशियली स्टेबल नहीं था मेरा, एक इधर बड़ौदा का चीज़ें थे थोड़ा बहुत, तो मैं खुद को ऐसे रिलेट कर पा रहा था कि भारी पैर है, चीज़ें संभालना है घर का, तो चिमनी अटैच किया था, तो फिर आसमान में उड़ने का दिमाग चल रहा था, तो एक रॉकेट अटैच किया, तो फिर जिम्मेदारी का चीज़ें एक मटके में, वैसे ही मैं छोटे छोटे चीज़ों में ऐसे डाल, पर मैं तब ऐसे कॉन्सेप्ट किसी को इतना एलाबरेटली बताता नहीं था, पर मैं ये सब चीज़ें सोचते थे कि ऑब्जेक्ट्स कंबाइन करके वो जो बताता ना इमोशंस वगैरह, वो कैसे सोच पाए। फिर मुझे ज़्यादा काम करते करते ना वो सब चीज़ों का ज़रूरत नहीं लगा कि ये सब जगह ज़बरदस्ती फिगरेशन लाओ, कि फिगरेशन लाने के बाद फिर काम को बताओ सब। इसीलिए मैं वो फेस में लास्ट में तुझे जैसे बताया ना आर्किटेक्चरल फॉर्म्स वगैरह, उसमें ही आधी चीज़ें कवर हो रहा था, मेरा जैसे बोलने का तरीका है वो सब चीज़ें इमोशनली, तो आर्किटेक्चरल फॉर्म्स इनफ था मेरे लिए बात करने के लिए। तो फिर मैं वो सब चीज़ों को स्केल बढ़ाया, फिर उसमें थोड़ा डील किया ह्यूमन एक्टिविटी दिखाने के लिए। मुझे याद है लाइक मास्टर फाइनल ईयर में एक इंस्टॉलेशन तुमने किया था जहाँ पे वो रूफ जैसा जाला भी था एंड देयर वाज अ स्विंगिंग सीट सॉर्ट ऑफ, स्विंगिंग नहीं, सीट था ना, रूफ एंड चेयर टाइटल था उसका। वो ऐसा था कि अपना सोच का क्लाउड को थोड़ा ब्रेक करना है ना, सबका एक छत तो होता ही है ना, मतलब वो एक अपना ईरा का है, हो ही गया है कि घर वाला की स्पेस नहीं तो स्टूडियो जो भी खुद का एक स्पेस होता है, उसमें अपना पर्सनल सोच बहुत होता है। तो एक पर्सनल चेयर अंडर रूफ कॉन्सेप्ट था, और ये भी था मैं एक स्टूडियो के अंदर किया था ना वो कि एक रूफ अंडर द रूफ, ऐसा एक कॉन्सेप्ट भी था। तो वो थोड़ा ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए, मैं थोड़ा रस्टेड फील देने के लिए भी वो पूरा होल्ड्स किया था, और ऊपर लाइट वगैरह किया था वैसा सब। तो वो रूफ का जो यूटिलिटी और पर्पस जो है उसको ब्रेक करना था मुझे बेसिकली, और हम जो बैठे थे वो चेयर से आराम से रिलैक्सिंग चेयर था, वो रूफ को देख भी सके, तो वैसा सोच में वो काम चालू हुआ था। उसके लिए भी अप्रिसिएशन बहुत मिला था अच्छा था। तो फिर ऑब्जेक्ट्स का भी काम किया था, वो ग्राउंड में डिस्प्ले किया था फाइनल डिस्प्ले में। वो भी अनआइडेंटिफाइड चीज़ होता है ना, डेली अपना लाइफ में अपन मिस करते हैं छोटे छोटे चीज़ एलिमेंट्स है। तो हमारा डेली क्लाउड में मतलब वो रहता है, फिर भी वो देखता नहीं है हम कि हमारा ऑब्जर्वेशन में आता नहीं, लेटर बॉक्स हो, पाइप हो, टैप, छोटे छोटे चीज़ें मतलब लिखा हुआ चीज़ें डेली देख देख के वो ना अपना दिमाग ही उसको साइड कर देते, तो उसका एक्सिस्टेंस भी है करके मैं वो सब चीज़ों को कंबाइन करके इंस्टॉलेशन बना रहा था। तो ऐसे बहुत चीज़ें हमें नेसेसरी नहीं है, पर उसका फिजिकली एक एक्सिस्टेंस है, वो चीज़ को लेके भी थोड़ा काम किया। तो बहुत लोग ऐसे हैं जो एक्सिस्ट करते हैं पर किसी को उनका मायने है नहीं, तो उनका भी वैल्यू है, बरते सेम लाइफ है, ब्लड है कुछ, वो तो वो चीज़ को लेके मुझे वो चीज़ को ऑब्जेक्ट के थ्रू बताना पड़ा। तो वो इंस्टॉलेशन ऐसा था, उसका भी इमेज में देखता हूँ, शेयर करता हूँ। Alright. So, people, we are going to take a short break now, and then we will go into the part 2 section where I'll try to shoot Mr. Jitin with his work, and we will go around his studio, okay, where he is going to then talk about some of his upcoming work, right? And I hope that this actually interests you because he has a lot of amazing work that is being in process in his studio. So hold on and we'll be back.